कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट से मुराद है कि जो एसेट हमने एक्वायर किया इसकी कॉस्ट क्या होगी। अच्छा जरा ये बात भी सुनते चलें कि कॉस्ट ऑफ एसेट जो है ये क्यों जरूरी है टैक्स में, चूंकि एसेट की कॉस्ट डिटरमिन होगी तो ही उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, जिसके बारे में हम देखेंगे कि ये अलाउड एज डिडक्शन है या नहीं है। वो किसके बराबर होती है सर? अगर एसेट परचेज किया गया है तो सिंपल है जी, कंसिडरेशन गिवन जितने पैसे दिए थे उस एसेट को खरीदने के लिए। अच्छा बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है, सॉरी वैगनार आपके पास थी, आपने वो वैगनार बेच दी और उसकी बजाय कल्टस ले ली। लेट्स से आपके वैगनार की फेयर मार्केट वैल्यू थी 8 लाख, तो जो कल्टस अब आपने खरीदी है उसकी वैल्यू क्या होगी? सर कल्टस आपने लिया है तो उसकी वैल्यू होगी 8 लाख, यानी जो एसेट आपने दिया है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर होगी उसकी वैल्यू जो एसेट आपने एक्वायर किया। सर एक केस और भी हो सकता है, आपने वैगनार दे दी और कल्टस ले ली और साथ 50,000 रुपया भी दिया, पेमेंट की 50,000 रुपए की, तो अब कल्टस की, तो अब इस केस में कल्टस की वैल्यू क्या होगी? 50,000 जमा 8 लाख, आपके एसेट की वैल्यू होगी 8,50,000। ऐसा भी हो सकता है कि वो कल्टस थी पुराने मॉडल की, आपने वैगनार दी, कल्टस ले ली और साथ 50,000 रुपए भी लिए, तो सर आपकी वैगनार की वैल्यू थी 8,50,000 रुपए, आपने इसके साथ वसूल भी किए हैं, जिसका मतलब है कि अब जो कल्टस आपने खरीदी है इसकी वैल्यू 7.5 लाख होगी। किया है तो ऐड कर देंगे, अगर रिसीव किया होगा तो लेस कर देंगे। ये नेक्स्ट एरिया है। सर अगर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंस है, गाड़ी खरीदी इसके साथ रजिस्ट्रेशन जो है ये इंसिडेंटल एक्सपेंस है, तो सर रजिस्ट्रेशन जो है इस केस में ये क्या हो जाएगा? इंसिडेंटल एक्सपेंस कहलाएगा। अच्छा बाज़-औक़ात आपने कल्टस खरीदी, कल्टस पे थोड़ा काम होने वाला था, कल्टस के चारों टायर आपने नए डलवा, सर अब जो चारों टायर आपने नए डलवाए हैं 50,000 रुपए के, तो कल्टस की कॉस्ट थी 8 लाख रुपए, इसमें ये 50,000 भी ऐड कर लेंगे तो जनाब कॉस्ट ऑफ द एसेट हो जाएगा 8,50,000। सर ऑल्टर या इम्प्रूव ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एसेट के लिए कोई खर्चा आपको करना पड़ा तो वो भी आप कर देंगे। बाज़-औक़ात आप पर्सनल एसेट, कॉस्ट ऑफ द पर्सनल एसेट ट्रीटेड कहते हैं पर्सनल एसेट की कॉस्ट, अगर आपने पर्सनल एसेट बिजनेस में डाल लिया तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? सर फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन? जिस दिन वो बिजनेस में इस्तेमाल किया गया, यानी जिस दिन बिजनेस ने उसको एक्वायर किया। सर बाज़-औक़ात आप एसेट प्रोड्यूस या कंस्ट्रक्ट करते हैं, सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है, मूवी फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस की जाती है, तो उस एसेट की वैल्यू क्या होगी? जनाब उसने कहा इस एसेट की वैल्यू होगी टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द पर्सन। जनाब यहां तक हम बात कर चुके हैं, एसेट को खरीदेंगे, एसेट को पर्सनल एसेट बिजनेस में यूज करेंगे या एसेट प्रोड्यूस या कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। सर इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है वो कहीं रह ना जाए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट पे जितना पैसा लगा प्लस एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ऑल्ट्रेशन इंप्रूवमेंट या डिस्पोजल। फॉर एग्जांपल एक जमीन आपने खरीदी, उस पे 2 कमरे बने हुए थे, आपने सोचा मैं इसको गिरा के नए सिरे से पूरी बिल्डिंग बनाऊंगा, सर उसको डिस्पोज करने की जो कॉस्ट है वो भी कॉस्ट ऑफ द एसेट में शामिल होगी। 2 कमरे बने हुए थे, आपने कहा मैं इसको इंप्रूव कर दूंगा, इंप्रूवमेंट की कॉस्ट भी कॉस्ट ऑफ द एसेट भी होगी, आपने उसको ऑल्टर कर दिया, तब्दील कर दिया, सर ये सारी कॉस्ट ऑफ द asset meaning cost of depreciable asset acquired by the lessee on maturity or premature termination of finance lease agreement is the residual value or bargain purchase price as the case। सर depreciable asset की cost क्या होगी? सर लेसी ने एक्वायर किया है, सर बैंक से
गाड़ी मिल गई मुझे, लेट से मैंने किस्तों पे ली हुई थी, मैं था लेसी। अच्छा 5 ईयर की लीज टर्म पूरी हो गई। अगर 5 साल की लीज टर्म पूरी हो गई तो फिर वो एसेट मैं ओन कर लूंगा। मैंने आपको कल इसकी एक एग्जांपल भी कराई थी, आज मजीद डिटेल में बताने लगा हूं। सर वो एसेट मेरे पास आ जाएगा, मैं उसका ओनर बन जाऊंगा। किस कॉस्ट पे? वो कॉस्ट होगी रेजिडुअल वैल्यू के बराबर। यानी अगर लेसी ने लीज एसेट को एक्वायर कर लिया है ऑन मेच्योरिटी, यानी लीज टर्म पूरा होने के बाद, तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा रेजिडुअल वैल्यू पे। एक और केस भी है, अगर बैंक से मैंने गाड़ी ले ली, लेकिन अभी हुआ ये कि अभी 5 साल का लीज टर्म पूरा नहीं हुआ था, लीज टर्म ऑफ 5 इयर्स पूरा नहीं हुआ था। तो इस केस में लीज टर्म ऑफ 5 ईयर पूरी नहीं हुई थी, तो सवाल यह है कि चूंकि लीज टर्म ऑफ 5 ईयर पूरा नहीं हुआ था, तो इस केस में इसको कहते हैं प्री मेच्योर सेटलमेंट। प्री मेच्योर सेटलमेंट या प्री मेच्योर टर्मिनेशन, यानी अभी वक्त पूरा नहीं हुआ था लेकिन टर्मिनेशन हो चुकी थी। हाँ, अगर ये केस हो तो फिर गाड़ी मैं जितने की खरीदूंगा बैंक से बार्गेन होगी। या बैंक ना असल में पहले ही बता देता है कि अगर आपने 1 साल की किस्तें देने के बाद एसेट खरीदने की कोशिश की, 1 ईयर की लीज टर्म्स हो गई हुई, तो आपको ये एसेट मिलेगा 8 लाख का। 2 ईयर की लीज टर्म कंप्लीट होगी तो आपको ये एसेट मिलेगा 6 लाख का। 3 ईयर की यूज टर्म कंप्लीट होगी तो आपको ये एसेट मिलेगा 4 लाख का। ठीक हो गया। अच्छा 2 साल के बाद मैंने ये एसेट खरीद लिया तो मुझे कितने का मिला? 6 लाख का। ये 6 लाख को कहते हैं बार्गेन परचेज प्राइस। वो कहता है बार्गेन परचेज प्राइस। बार्गेन परचेज प्राइस जो है उस पे आप एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, यानी इस केस में मैं एसेट 6 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा। अलबत्ता अगर मेच्योर हो गई होती तो मैं ये एसेट रेजिडुअल वैल्यू, यानी मैं ये एसेट किस पे रिकॉर्ड कर पाता? मैं ये एसेट रेजिडुअल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर पाता जी। जरा ये अंग्रेजी पढ़िएगा। कॉस्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट एक्वायर्ड बाय द लेसी, अगर मेच्योरिटी होगी तो रेजिडुअल वैल्यू, या प्री मेच्योर टर्मिनेशन होगा तो बार्गेन परचेज प्राइस, एज द केस मे बी। सर मैंने एक एसेट एक्वायर किया $1000 का, लेट्स से यूएसए, और मैंने इसकी पेमेंट मैंने एक्वायर किया 1/1/2019 को। मैंने इसकी पेमेंट करनी है 31/12/2019 को $500 की, और 31/12/2020 को $500। सर जब मैंने एसेट एक्वायर किया, एसेट को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा उस दिन के रेट पे, और इस दिन डॉलर का रेट था 150 रुपए। तो एसेट नहीं, 100 रुपए लिख लेते हैं कन्वीनियंस के लिए। तो एसेट को रिकॉर्ड किया जाएगा, एसेट था, पेबल आ गया 1 लाख। लो जनाब, जब आई ना 31/12/2019 तो डॉलर का रेट हो गया 105 रुपए। अब क्या होगा? सर मैंने कितनी पेमेंट करनी थी? $500 की। मैं पता क्या करूंगा, $500 की पेमेंट करनी थी। रेट कितने से बढ़ा है? 5 रुपए से। इतनी अमाउंट $500 मल्टीप्लाई, इतनी अमाउंट एसेट की WDV में या कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, यानी ये बना 102500। एसेट की वैल्यू इतने से बढ़ जाएगी। अब जब इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी की वजह से इंक्रीज इन एसेट, वैल्यू ऑफ द एसेट बढ़ेगी, और उसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज कर जाएगी। सर 31/12/2020 को क्या हुआ? आपने $500, रेट हो गया 98।
$500 मल्टीप्लाई बाय 2, सर ये हो गया 1000। 1000 से एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, 1000 से एसेट की कॉस्ट कम हो जाएगी। जब एसेट की WDV 1000 से कम होगी तो डेप्रिसिएशन भी रिजल्टेंटली कम हो जाएगी। सर एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं, जरा सुनिएगा। ये पिछली अटेम्प्ट में पास पेपर में सवाल आया। उसने कहा अगर एसेट की वैल्यू, अगर फॉरेन करेंसी लोन की बेस पे एसेट खरीदा था, फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन आई, फॉरेन करेंसी बढ़ गई तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगी। और अगर फॉरेन करेंसी की वैल्यू में कमी आ गई तो एसेट की वैल्यू में भी कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगी। ये टोटल फलसफा है। जरा मैं आपको इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर देता हूं। लेट्स से ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है और 102500 का हम निकाल लेते हैं डेप्रिसिएशन। सर 102500 का 15%, 15375। सर इसको लेस कर दिया, लो जी WDV कितनी आ गई 87125। सर जब अगले साल पेमेंट करनी थी, एसेट की वैल्यू 1000 से कम हो गई, तो याद रखिएगा ये 87125 में से पहले तो माइनस करेंगे, जिस तरह यहाँ पे 1 लाख में जमा कर दिया था ना 2500, इसी तरह ये इसमें से 1000 माइनस कर, तो ये आ गया 86125 और 86125 का 15% आया 12918.75, यानी ये इस साल की, वो ईयर 1 की डेप्रिसिएशन हो गई, ये ईयर 2 की डेप्रिसिएशन। ईयर 1 और ईयर 2 की डेप्रिसिएशन ऐसे, आप गौर करें। सर सारी बात दोबारा बताने लगाऊं, अगर कोई एसेट सर अगर कोई लोन लिया गया है टू एक्वायर द एसेट और वो लोन डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी था, फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, एसेट की वैल्यू की इंक्रीज होने की वजह से डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड लोन था जिससे एसेट खरीदा गया था, लोन की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू कम होने की वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, एसेट की वैल्यू कम होने की वजह से डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी। ये मैंने दोनों एग्जांपल्स आपको दे दी। सर लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, सर डेप्रिसिएशन के पर्पस के लिए जिस साल में हुआ है उस साल में वो इफेक्ट आएगा। सर एक और बात बड़े काम की है, जितनी पेमेंट करनी थी उतनी पेमेंट का इम्पैक्ट लेते हैं, पूरे 1000 का नहीं, जितनी पेमेंट करनी थी उतनी पेमेंट का इम्पैक्ट लेना। अच्छा, वेयर अ पार्ट ऑफ द एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय द पर्सन, अगर एसेट का कुछ हिस्सा डिस्पोज कर दिया गया है, the cost of the asset shall be a portion between the part of the asset retained and the part of the asset disposed of. Where a part of the asset is disposed of by the person, the cost of the asset shall be a portion between the part of asset retained and the part disposed of in accordance with their respective fair market value determined at the time the person acquired the asset. सर बड़े काम की बात की है उसने। एक एसेट था A और एक था B, ये दोनों इकट्ठा खरीदा गया था, कितने का 100 रुपए का। उस वक्त A की मार्केट वैल्यू थी 60 और B की थी 50, ये फेयर मार्केट वैल्यू थी। कब? एट द टाइम द एसेट was acquired, at the time the asset was acquired, where a part of the asset। अच्छा अब हुआ ये कि जनाब B को डिस्पोज कर दिए कितने पे? 65 पे। अब सवाल ये कि कॉस्ट ऑफ B क्या थी? सर वो कहता है ये कॉस्ट निकलेगी अपोर्शन करके 50 B की फेयर मार्केट वैल्यू से, टोटल फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी 110, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट क्या थी 100। जब इस तरह करेंगे तो B की फेयर मार्केट वैल्यू निकलेगी जो होगी ऑलमोस्ट 45। तो भाई बाज़ इस तरह से कॉस्ट भी निकालनी पड़ जाती है। अगर आपने एसेट इकट्ठा खरीदा था तो कॉस्ट ऑफ द एसेट को इस तरह से डिटरमिन किया जाएगा, यानी
अपोर्शन कर देंगे बिटवीन द, जितना हिस्सा रिटेन किया और जितना डिस्पोज किया इन अकॉर्डिंग विद द रिस्पेक्टिव फेयर मार्केट वैल्यू, कब? एट द टाइम द पर्सन एक्वायर्ड द assets, where the acquisition of an asset by a person is derived from an amount chargeable to tax. सर आपने एसेट एक्वायर, मैं आपको इसकी एक मिसाल देके समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने एक बंदे हम लोगों ने लैपटॉप रिपेयर करवाए, 10 लैपटॉप्स रिपेयर करवाए। जरा देखिएगा, अगर 10 लैपटॉप्स हमने रिपेयर करवाए हैं, उस बंदे को उसकी पेमेंट देने की बजाय क्या किया? वन लैपटॉप ही दे दिया। तो अब सवाल ये कि मिस्टर ए से लैपटॉप रिपेयर करवाए और लैपटॉप रिपेयर करवाने के बाद वन लैपटॉप ही उसको दे दिया एज कंसिडरेशन, वन लैपटॉप ही उसको दे दिया एज कंसिडरेशन। अब सवाल ये कि मिस्टर ए से 10 लैपटॉप रिपेयर करवाए और उसको एक लैपटॉप ही एज कंसिडरेशन दे दिया, यानी एक लैपटॉप ही उस 10 लैपटॉप को रिपेयर करने की वैल्यू के तौर पे दे दिया। अब सवाल है कि इस लैपटॉप की कॉस्ट क्या होगी? भाई कॉस्ट ऑफ द एसेट ही पढ़ रहे हो ना आप। तो सवाल ये कि अगर एक बंदे से 10 लैपटॉप रिपेयर कराया और उसी को एक लैपटॉप उस रिपेयर करने के एवज दे दिया, तो अब उस लैपटॉप की वैल्यू क्या होगी? सर इसकी कॉस्ट होगी रिपेयर चार्जेस ऑफ 10 लैपटॉप। 10 लैपटॉप को ठीक करने के जो रिपेयर चार्जेस हैं वो इसकी कॉस्ट होगी, यानी सर्विस चार्जेस। अब जरा मेरी बात सुनना, अगर ये बात आपको ये एग्जांपल समझ आ गई, ये वाला जुमला पढ़ना, where the acquisition of an asset by a person is derived from an amount chargeable to tax। सर आपने एसेट को एक्वायर किया गया है, जिस वैल्यू पे एक्वायर किया है वो कैसे डिराइव की जा सकती है? वो अमाउंट है जो चार्जेबल टू टैक्स है। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या होगा? शैल बी द अमाउंट सो चार्ज। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट होगा वो अमाउंट जो चार्ज हो चुकी है टैक्स को। अच्छा बाद वक्त ऐसा भी हो सकता है मैंने उससे 10 लैपटॉप रिपेयर कराए, एक लैपटॉप उसको दे दिया और उससे 5,000 रुपया ले लिया, तो सर रिपेयर चार्जेस ऑफ 10 लैपटॉप प्लस 5,000, दिस वुड बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट, यानी प्लस एनी अमाउंट पेड। अगर कुछ पैसे पे किए तो वो भी क्या कर देंगे? प्लस कर। अब जरा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वो कहता है अगर आपने एसेट एक्वायर किया था किसी ऐसे बंदे से किसी ऐसी चीज केवल जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स थी, मिसाल के तौर पे हमने लैपटॉप रिपेयर कराया, अच्छा हमने एक बंदे से 10 मैंगो बैग्स ले लिए, अच्छा 10 मैंगो के बैग्स ले लिए और उसके एवज उसे दिया एक लैपटॉप, तो लैपटॉप की वैल्यू क्या होगी? जो 10 बैग्स की वैल्यू थी। यस, बैग्स जो है मैंगो जो है उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है ना। वो ये कहता है कि अगर आपने मैंगो बैग्स देने के एवज एक लैपटॉप ले लिया है तो उस केस में जितनी अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी वही लैपटॉप की या एसेट की वैल्यू होगी। एग्जेम्प्ट अमाउंट, तो कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या होगी? एक एग्जेम्प्ट अमाउंट प्लस एनी अमाउंट पेड। ऐसा भी हो सकता है कि 10 मैंगो बैग भी दिए हैं और साथ 10,000 रुपया भी दिया है, तो जनाब कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप क्या होगी? 10 मैंगो बैग की कीमत प्लस 10,000। ग्रांट दिया, रिबेट दिया, कमीशन दिया, कोई भी किसी किस्म की असिस्टेंट दी है, किससे? गवर्नमेंट ने दी है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट। तो ये वो ग्रांट, वो कमीशन, वो रिबेट, वो सब्सिडी, वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनी। मिसाल के तौर पर हमने 100 मिलियन का एक एसेट इंपोर्ट किया, 10 मिलियन की ग्रांट दे दी गवर्नमेंट ने, तो सर एसेट की कॉस्ट अब 100 मिलियन होगी बल्कि 90 मिलियन। द कॉस्ट ऑफ द एसेट डज नॉट, और कॉस्ट के अंदर शामिल नहीं होती कोई भी रिबेट, कमीशन, सब्सिडी या ग्रांट या कोई भी सिस्टम जो गवर्नमेंट देती है। सारे कॉस्ट ऑफ द एसेट के रूल्स हमने पढ़ लिए, अगर इसके अलावा भी बोर्ड चाहे तो प्रिस्क्राइब कर सकता है। मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ डिस्कस करने लगा। सर अगर एक एसेट है 100 मिलियन का, 10 मिलियन की ग्रांट लेस होगी, पीछे रह गए 90 मिलियन। अगर ये एसेट एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है, इस पे पहले क्या लेस होगा? इनिशियल अलाउंस।
सर वो कितना होगा 25% वो लेस हो गया। फिर उसके बाद जो अमाउंट आएगी उस पे डेप्रिसिएशन लेस होती है। तो जनाब पहले सब्सिडी लेस होती है कॉस्ट में से, फिर इनिशियल अलाउंस और फिर डेप्रिसिएशन। अगर एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट ना हो तो फिर इनिशियल अलाउंस नहीं होता, सीधा डेप्रिसिएशन। और अगर फर्स्ट ईयर अलाउंस वाली आइटम हो तो फिर इनिशियल अलाउंस 90% होता है। कंसिडरेशन रिसीव्ड की बात कर लेते हैं, ये वाले पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा। अब ये है कि जब कोई एसेट डिस्पोज किया है तो उसकी कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या होती है? हायर। अच्छा, कितनी अमाउंट रिसीव की गई है या फेयर मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से हायर कौन सा है? पहली तो बात है एसेट को बेचा, फेयर मार्केट वैल्यू ही एक्चुअल विच एवर इज हायर। और दूसरे नंबर पे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव जो है जी डिस्पोजल के वक्त जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो। तीसरे नंबर पे इफ लॉस हो गया वो भी तो डिस्पोजल ही है ना। यस। तो जनाब इस केस में कितने पैसे होंगे, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि मैं गाड़ी पे जा रहा था, सामने गाड़ी वाले से टक्कर हो गई। अब वो बंदा जो है वो उतर के बदतमीजी करने लग गया। मैंने उसको कहा यार तुम्हारी गाड़ी कितने की है? उसने कहा भाई ये मेरी गाड़ी 8 लाख की है। मैंने कहा ये 10 लाख का चेक लो, ये गाड़ी मैंने खरीद ली। अब इस केस में वो जो 10 लाख रुपया उसने वसूल किया है वो क्या है? सर वो डिस्पोजल प्रोसीड है, वो कंसिडरेशन है जो उसने रिसीव की। दूसरा केस, मेरी उस गाड़ी के साथ टक्कर हो गई, उस बंदे ने केस कर दिया अदालत में। अदालत ने फैसला किया कि मैं उसको 8 लाख रुपए दूंगा। अब इस केस में मैंने उसको 8 लाख देके उससे गाड़ी ले ली, तो इस केस में उसकी कंसिडरेशन क्या होगी? 8 लाख रुपए। एक चीज होती है जुडिशियल डिसीजन, एक चीज होती है सेटलमेंट के आपस में तय करने। मैंने दोनों की एग्जांपल दे दी। एक तीसरा केस है कि जनाब गाड़ी खराब हुई, गाड़ी इंश्योर थी, इंश्योरेंस वालों ने गाड़ी का क्लेम दे दिया। सर इसको कहते हैं इंश्योरेंस क्लेम। अच्छा जी, जब भी एसेट लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो जाए तो जनाब या इंश्योरेंस क्लेम या सेटलमेंट या जुडिशियल डिसीजन, यही तीनों क्या होती हैं जी? कंसिडरेशन रिसीव होती हैं। इससे पिछला पॉइंट थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड इन काइंड डिटरमिन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। सर अगर आपने वैगनआर दी और उसकी बजाय कल्टस ले ली तो कितना समझा जाएगा? वैगनआर कितने में बिकी? सर जो कल्टस वसूल की है इसकी फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कल्टस विल बी डिटरमिन एट द कंसिडरेशन रिसीव्ड। अच्छा अगर हमने कल्टस ली, हमने वैगनआर दी, 50,000 रुपया देके कल्टस खरीदी, तो कल्टस की जो डिस्पोजल प्रोसीड है वो क्या होगी? सर वैगनआर की डिस्पोजल प्रोसीड होगी कल्टस की फेयर मार्केट वैल्यू -50,000। यानी अगर हमने कुछ पैसे दिए हैं तो उसकी वजह से कंसिडरेशन कम हो जाएगी, कुछ पैसे लिए हैं तो उसकी वजह से कंसिडरेशन ज्यादा हो जाएगी। जिस तरह मैंने आपको कॉस्ट में पढ़ाया था ये मोर और लेस वही कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से मैंने चाहा कि मैं आपको यहाँ पे मजीद एक्सप्लेन। अगर कोई बिजनेस एसेट पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए तो जनाब उसको भी कहते हैं कंसिडरेशन रिसीव। उस केस में वो भी डिस्पोजल होती है और कंसिडरेशन रिसीव्ड किसके बराबर होगी? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट डिटरमिन एट द टाइम इट इज अप्लाइड टू पर्सनल। अच्छा जनाब अगर आपने कोई अच्छा अगर लेसर था, कौन लेसर? इन सारे लेसर के केस में इन्होंने गाड़ी आफ्टर द लीज टर्म लेसी को दे दी, तो इनकी कंसिडरेशन रिसीव्ड कितनी होगी? सर रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होगी ऑन मैच्योरिटी। अलबत्ता अगर प्रीमेच्योर सेटलमेंट हो गई तो बारगेन परचेज प्राइस होगी, जैसा भी हमने पहले पढ़ा वैसा ही होगा। वो कहते हैं इसकी रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होगी कंसिडरेशन रिसीव्ड। और उसने एक और बात कही, उसने कहा एक शर्त भी है, इफ रेजिडुअल वैल्यू प्लस अमाउंट रियलाइज्ड यानी लीज रेंटल्स, ये दोनों मस्ट बी नॉट लेस देन ओरिजिनल कॉस्ट।
सर रेजिडुअल वैल्यू और लीज रेंटल ओरिजिनल कॉस्ट से कम नहीं होने चाहिए। सर ये कंसिडरेशन रिसीव्ड की बात थी, आपको बता दी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी और बी की, वही दोबारा दे दूं। एक एसेट था ए, एक था बी। एक एसेट था ए, एक एसेट था बी। अच्छा ये दो एसेट थे। एसेट ए की कॉस्ट थी 50 रुपए, एसेट बी की कॉस्ट भी थी 50 रुपए। यानी ये दोनों एसेट इकट्ठे खरीदे थे 100 रुपए के, ऐसे कह, तो कॉस्ट तो पता थी। अब एसेट ए खाली बेच दी है, वो कहता है कि एसेट ए और बी, इस तरह कर लेते हैं कि एसेट ए की वैल्यू थी 60 रुपए और एसेट बी की वैल्यू थी 50 रुपए। एसेट ए को बेच दिया है 70 रुपए का, ए और बी को इकट्ठा बेचा है, नहीं जी, एसेट ए और बी को इकट्ठा सेल किया है 120 रुपए का। अब सवाल ये है कि ए कितने का बिका और बी कितने का बिका। सवाल दोबारा सुने, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, मैं आपको दोबारा बताता हूं। अगर एसेट ए खरीदा था अलहदा 60 रुपए का, एसेट बी खरीदा था अलहदा 50 रुपए का, ये ए प्लस बी इकट्ठा बेच दिया है 200 रुपए का। तो सवाल ये है कि ए की सेल कंसिडरेशन क्या है और बी की सेल कंसिडरेशन क्या है। तो इसका जवाब ये है कि ए की सेल कंसिडरेशन होगी फेयर मार्केट वैल्यू। जब सेल किया उस वक्त इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 80 और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 90। तो जनाब वो कहता है फेयर मार्केट वैल्यू पे पोर्शन करेंगे, यानी ए की सेल प्रोसीड होगी 80 ओवर 170। ये 170 कहां से आया, 80 प्लस 90 इंटू 200। सर ये ए की सेल प्रोसीड आ जाएगी और बी की कितनी आएगी, 90 डिवाइड बाय 170 इंटू 200। ये बी की सेल कंसिडरेशन आ जाएगी। तो सर अगर दो या दो से ज्यादा एसेट हों और उनको बेच दें और दोनों की इकट्ठी की पता हो वैल्यू, लेकिन इंडिविजुअली ना पता हो क्या सेल कंसिडरेशन होगी, तो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को पोर्शन करके हम सेल प्रोसीड कैलकुलेट कर सकते हैं। सर ये वाला पॉइंट था जो मैंने आपको अभी बताया। अब इसके बाद हमारा द बोर्ड प्रिस्क्राइब कर सकता है रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंसिडरेशन रिसीव फॉर एनी एसेट, कि कंसिडरेशन रिसीव क्या होगी इसके अलावा। ये बिल्कुल लास्ट वही जुमला है जो कॉस्ट में भी कहा था कि बोर्ड प्रिस्क्राइब कर सकता है कॉस्ट के रूल, इसी तरह इसमें कहा कि बोर्ड प्रिस्क्राइब कर सकता है कंसिडरेशन के। एसेट परचेज किया 2019 में 40,000 का। एसेट कंप्राइज हुआ पे एम और एच। फेयर मार्केट वैल्यू एम की थी एट द टाइम ऑफ परचेज वाज 35,000 और एच की थी 10,000। तो कंपोनेंट M is disposed in tax 2011 कैलकुलेट द कॉस्ट। कुछ भी मसला नहीं है, 40,000 का एसेट परचेज किया था और जिसमें M भी था और H भी था। M की फेयर मार्केट वैल्यू थी 35,000, H की वैल्यू थी 10,000। तो कॉस्ट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल क्या होगी सर, 10,000 डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 40,000। ये करेंगे तो आपके पास कॉस्ट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल आ जाएगी।